सोशल मीडिया में पुलिस एक वीडियो वायरल होणु छ। ये वीडियो नैनीतालक बताए जाणु छ। ये वीडियो पुलिस में संस्थागत जो भ्रष्टाचार छ जैक जिक्र अक्सर नागरिक करता रहंदा छन कि कन पुलिस में भ्रष्टाचार होंदु छ, वेग पोल या असलियत जो छ वो दिखा दींदु छ। पूरी यूपी क्या इंडिया में चाहे वर्ल्ड में मुझसे नहीं जीत पाओगे। जाओ बुलाओ किसी को, ये मैं चाह रहा हूँ। अरे यार रोक क्यों रखा है? हमने आर्मी चीफ के यहाँ जाना है। अरे चल, हम तो पुलिस हैं, आर्मी हमारे सामने क्या बेइज्जती है? हम तो साला पब्लिक की सेवा करते हैं, लोकल करते हैं। आप तो बॉर्डर में काम करते हो। आप हमें परेशान कर रहे हो जबरदस्ती। क्यों गाड़ी रोक ली? खाना बनाना है हमने, जाकर के खाना देना है उनको। अरे ऊपर से वहाँ आयार बाटा में चीफ ऑफिस जो है। मैं तो सो रहा था, मेरे को नींद आई थी। ये कुत्ते ने कहूँगा उमड़ साला वहाँ भाग गया। तुमने जबरदस्ती रोक रखा हमें। गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी पीछे खड़ी है। तो ऐसे करो, मैं पैसे नहीं दूँगा, एक हम 200 रुपये रख जाओ उसके लिए। वो तेल हमारा इसलिए खाना भी वो अच्छा खासे 100 रुपये दे रहा था तुम्हें। 50 दे रहा था। 100 का दे रहा था। 100 का है, 100 का है उसके हाथ में। 200 जाओ। ना 200 तो नहीं, 100 का दे रहा है वो यार। 200 दे दो ना, बिल्कुल नहीं। कितने? 150 कर दो फिर ना। आर्मी से बात करो ना। मेरी बेटी दारू पीछे है, कभी मेरी एक लड़की शादी होने वाली है। अब ऐसे तो नहीं परेशान करके तुम परेशान कर रहे हो। इतने आधा घंटा मुझे हो गया यहाँ पे झक मारते हुए। लेना एक ना देना तो वो बेचारा परिचित है, इसीलिए तो वो बेचारा नीचे को निकल गया। वो तो हमारे मोहल्ले का रहने वाला है। मैं तो गलती से आ गया। चलो मैं सो गया था। चलो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अंदर आओ ना। मैं अंदर क्यों आऊँ? नहीं आ रहा मैं अंदर। इससे लो फिर डाल दो ना। मैं हाथ से पैसे देता नहीं हूँ, मेरे पास अरबों पड़े उससे। अरे अरबों खरबों वाला तो कभी इस तरीके की बातें ही नहीं करता है। 150 रुपए के लिए और या दूसरे को परेशान करने के लिए आदमी को परेशान कर रहे हो नहीं है ना जबरदस्ती। अभी यार आगे प्रॉब्लम हुआ होती है। चलो डाल दो उसके, मैं हाथ में लगाऊंगा पैसे। सामान्य दगड़ियों, उत्तराखंड विमर्श में आप सभी स्वागत छ। मेरा नौ छ मुजीब नैथानी और आप सब मुजीब नैथानी दगड़ी देखना लग्या छन आपक अपनों उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। आज दिन बार 8 अप्रैल 2023 छंचरक खबर सार इन छन की विद्यालयों में नयु सत्र शुरू होणु छ और अभिभावक किताबें और फीस को परेशान छन। किले की विद्यालयों फीस भी बढ़ा दे छ और किताबें बड़ी महंगी मिलनी छन। ये एक जवाब कैक पास नहीं छ कि ईदगाह वृद्धि किले होनी छ। जब ये सवाल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बेटी कह गए तो उन क्या बोली आप खुद ही सुन लिया। किताबों को लेकर तो महंगी मिल रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है 90% अभिभावक किताबें ले चुके हैं। अब आप कार्रवाई करके तो करेंगे। देखो बात कार्रवाई की नहीं है, बात यह है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों का जो सिलेबस है वो अलग अलग बोर्डों के द्वारा संचालित होता है। कोई आईसीएसई बोर्ड के हैं, कोई उत्तराखंड बोर्ड के हैं, कोई भारतीय शिक्षा बोर्ड के हैं, कोई संस्कृत बोर्ड से हैं, कोई मदरसा बोर्ड से हैं। तो लगभग 5-6 बोर्डों के जो है हमारे यहाँ स्कूलें संचालित होती हैं और पूरे प्रदेश में पिछली सरकार में और इस सरकार में हमने तय किया है कि किताबें जो है सबको जो है एनसीईआरटी की खरीदनी है। अगर किसी बोर्ड ने अपना सिलेबस चेंज किया है तो भी वो तो उनके बोर्ड की स्थिति है कि वो सिलेबस चेंज करने का अधिकार उन्हीं को है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी अगर अभिभावक अगर शिकायत करता है या बच्चा शिकायत करता है तो उसके हम जरूर जो है इंक्वायरी भी कराते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैंने सारे सीओ को आदेश दिए हैं कि अगर कहीं अभिभावकों का अगर कोई दिक्कत है तो आप उसमें जो है कार्रवाई करें। देहरादून मास्टर प्लान 2041 के इस 311 पन्ने के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर
मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि एमडीडीए ने अभी हाल ही में इसको जारी किया है। 1 अप्रैल को एमडीडीए ने एक एड निकाल करके, इश्तिहार निकाल करके, जो देहरादून का 2041 का जो मास्टर प्लान है उसकी प्रदर्शनी शहर में 4 जगह लगाई हुई है। उदाहरण के तौर पर नगर निगम के ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, एमडीडीए के ऑफिस में, और उसी के साथ में उनकी वेबसाइट में, जैसा मैंने कहा, ये डॉक्यूमेंट जिसको मैंने वहां से अपलोड किया, कल मैंने इसको 2-3 घंटे इस पे लगाए और इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें देहरादून शहर की प्लानिंग, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ का टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, डेमोग्राफिक, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और बड़ा इंपॉर्टेंट जो यहाँ का जो लैंड यूज है शहर का, आने वाले समय में लैंड जोनिंग कैसे होनी है, पिछले मास्टर प्लान से डिविएशन कैसे हुआ है, विजन क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां इस 311 पन्ने के डॉक्यूमेंट में हैं। लेकिन है क्या कि भाई देखिए, एमडीडीए ने कहा कि ठीक है, हम आपको 30 दिन का समय दे रहे हैं, उसमें आप अपनी आपत्ति, अपना सुझाव दर्ज करा दीजिए। तो जहां तक एक्ट के हिसाब से तो एमडीडीए ने अपना काम कर दिया, ऐड आ गया, जानकारी आ गई, पब्लिक को बता दिया। लेकिन ये इतना इसको जटिल ही कहेंगे, इतना जटिल डॉक्यूमेंट है कि इसको देहरादून शहर के किसी भी अंग्रेजी में भी डॉक्यूमेंट है कि इसे हर किसी को समझ पाना ये संभव नहीं है। तो ठीक है, आर्किटेक्ट तो समझ लेंगे, कुछ अर्बन प्लानर्स इसको समझ लेंगे, लेकिन देहरादून शहर में इतने सारे जो हितधारक हैं, चाहे यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसेस हैं, क्योंकि सभी के जो जिंदगी है वो इससे जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, महिलाएं हैं, जो स्कूल में आज की तारीख में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगले 20 साल के बाद में जिनकी उम्र 30-35 साल की होगी। तो ऐसे सभी हितधारकों को इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, मेरी ये सुझाव भी है और मेरी सोच भी है। और इसी को लेकर के मैं एमडीडीए को इस वीडियो के थ्रू एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप एक पब्लिक प्रोग्राम करते हैं और पब्लिक एंगेजमेंट की स्पिरिट में प्रोग्राम करके लोगों को सरल भाषा में ये बताते हैं कि इस मास्टर प्लान की विशेषताएं क्या हैं, उसको आप यूट्यूब के माध्यम से उसका प्रसारण भी करते हैं ताकि जो लोग उस समय कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं वो भी इसको जान पाएं, तो आपका ये एक व्यापक तौर पर जो है एक पब्लिक एंगेजमेंट का ये प्रोसेस बनता है। क्योंकि मेहनत बहुत हुई है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, शहर के भविष्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो इसमें जितने ज्यादा लोगों को इस मुहिम के साथ में जोड़ा जाता है, मुझे लगता है उतना ज्यादा शहर की बेहतरी के लिए होगा। अगर आप इस बात से सहमत होंगे तो आप भी इस विचार को आगे बढ़ाइए कि एमडीडी जो है इस किस्म का एक व्यापक स्तर का पब्लिक एंगेजमेंट किसी सभागार में, किसी ऑडिटोरियम में, किसी होटल में, किसी पब्लिक प्लेस में जो है करता है। और ये एक निसंदेह और निश्चित तौर पर एक सकारात्मक, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव पहल होगी। ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने, पुलिस अधीक्षक जनपद रुद्रप्रयाग। आगामी केदारनाथ यात्रा के संबंध में मैं आप सभी को केदारनाथ यात्रा के लिए जनपद रुद्रप्रयाग में आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को ये पता है कि इस साल की जो केदारनाथ यात्रा है ये 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से टूरिज्म की वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है सबके लिए खोली गई है। इसका मतलब यही होता है कि इस बार जो यात्रा होगी इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा। इसलिए मेरा सभी जितने भी यात्री हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वो वहाँ जब भी यात्रा के लिए प्लान करेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो है उसको अनिवार्य तरीके से करेंगे। साथ ही मैं यात्रा के संबंध में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि इस यात्रा में आपके लिए जो है महत्वपूर्ण रहेगी। हेली सर्विस के लिए भी जो है ऑनलाइन टिकट जो है वो IRCTC की वेबसाइट से किया जा रहा है। आज 8 अप्रैल से इसकी जो बुकिंग है वो स्टार्ट भी हो गई है। मेरा सभी यात्रियों से ये अनुरोध रहेगा कि हेली सर्विस के लिए जो है टिकट ऑनलाइन ही बुक होगा। इसलिए अगर कोई आपसे यहाँ आने पे टिकट बुकिंग करने की बात करता है तो ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े से आप बचें। आपको मैं ये जानकारी बहुत ही क्लियर बताना चाहूँगी कि केदारनाथ के या सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग आने के बाद यहाँ से किसी भी तरह की हेली सर्विस की बुकिंग नहीं होती है। आपको यात्रा शुरू करने से पहले ही हेली की टिकट बुकिंग जो है वो करनी पड़ेगी। दूसरी जो हेली सर्विस के लिए जो है हमारे यहाँ पे यात्रा रूट पे ही गुप्तकाशी, फाटा, शेरसी, त्रियुगी नारायण आदि जगहों पे जो हेली सर्विसेज जो है अवेलेबल है। लगभग 9 जगह से ये हेली सर्विस इस साल के लिए जो है चलेगी। इसके साथ ही जो हमारी पैदल यात्रा है
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो भी व्हीकल्स कमर्शियल हो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स हो वो सोनप्रयाग तक ही जा पाते हैं। उसके आगे जो है आपकी व्हीकल्स कोई भी निजी व्हीकल जो है या कमर्शियल व्हीकल के लिए परमिशन नहीं है। तो इस दौरान जो है सोनप्रयाग पार्किंग या सीतापुर पार्किंग में अपने व्हीकल्स पार्क करने के बाद यात्री जो है शटल सेवा का यहाँ से जो है सहायता ले सकता है। शटल सेवा ही ये जो है ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आपको अवेलेबल होगी और ये सभी के लिए अनिवार्य है क्योंकि यहाँ से जो है रास्ता काफ़ी संकरा हो जाता है। इसलिए शटल सेवा जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है स्टार्ट की गई है। शटल सेवा के बाद जो है जब यात्री गौरीकुंड पे पहुंच जाता है तो यात्री के लिए जो है वहाँ पे भी 2 ऑप्शंस जो है अवेलेबल होते हैं। एक तो यात्री जो है वो अपनी यात्रा जो है केदारनाथ धाम तक 16 किलोमीटर की जो यात्रा है वो एक तो पैदल कर सकता है या फिर वो घोड़ा खच्चर डंडी कंडी या पालकी के सहारे इस यात्रा को कर सकता है। घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी जो है आपको गौरीकुंड से ही अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए जो है यात्री को वहीं पे गौरीकुंड पे रजिस्ट्रेशन करके घोड़ा खच्चर की अवेलेबिलिटी हो सकती है। साथ ही जो है कुछ पार्किंग के अलावा एवं पैदल यात्रा के अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है मौसम की। हालांकि आपको जैसे पता है कि केदारनाथ धाम जो है लगभग 3000 की फीट पे जो है बसा हुआ है, 3000 मीटर की जो हाइट पे है वो बसा हुआ है। तो इसीलिए नॉर्मल प्लेन एरिया से जब आप लोग आते हो तो ऊपर एकदम से धाम में जाने के बाद काफ़ी सारी दिक्कतों का आपको सामना कभी कभी करना पड़ता है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या फिर मौसम खराब होने की दिक्कतें, ये समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए कुछ सुझाव मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो आप केदारनाथ के लिए आते हैं तो सबसे अहम बात यही है कि आप अपने साथ जो है गर्म कपड़े ज़रूर रखें एवं मौसम जो है यहाँ पे लगातार चेंज होता रहता है तो इसके लिए भी आप अपने साथ बरसाती या रेनकोट छाता आदि चीज़ें जो है वो रखें। साथ ही गर्म कपड़े का होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपको ठंड से वहाँ पे बचाव होगा। आज ईदगाही। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गैरसैंण।